नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड की मातृशक्ति को समर्पित हमारे विशेष कार्यक्रम महिला शक्ति में आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके साथ हिना जोशी। कभी बेटी, कभी पत्नी, कभी माँ, तो कभी अपने ही सपनों को चुपचाप समेटती एक संवेदनशील स्त्री। नारी जीवन के इन्हीं अनगिनत भावों को शब्द देने वाली एक सशक्त और संवेदनशील शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद हैं। उनकी कविता की ये पंक्तियाँ: आसमान तो है असीमित, समुद्र है अथाह, कोई सीमा नहीं इनकी, तो फिर मेरे लिए ही क्यों है सीमाएं, क्यों है बंधन। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हर उस स्त्री की आवाज़ है जो अपने रिश्तों को निभाते हुए भी अपने हिस्से का आसमान तलाशती है। आज के हमारी खास मेहमान, जिन्होंने तकनीकी शिक्षा और साहित्य, दो अलग दिशाओं को अपने व्यक्तित्व में खूबसूरती से समेटते हुए न केवल शिक्षा जगत में बल्कि साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन की पीड़ा भी है, संघर्ष भी है और एक नई उड़ान की चाह भी। जेब के लम्हे सिर्फ जेब के नहीं, मेरे जीवन के लम्हे हैं। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि, जो एक कुशल शिक्षाविद, विभाग अध्यक्षा, संवेदनशील कवयित्री और नारी चेतना की सशक्त हस्ताक्षर है। ऐसे ही संवेदनशील और प्रेरणादायी व्यक्तित्व डॉक्टर इंद्रजीत कौर अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैम, कार्यक्रम की शुरुआत करिए। दर्शक उत्सुक होंगे आपकी लाइफ की जर्नी को जानने के लिए, तो अपने बचपन और शुरुआती जीवन के बारे में सबसे पहले हमें बताएं। जी, मेरा जन्म रामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। मेरी जो इनिशियल हमारी जो एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा, वो सब रामपुर में हुई और 12th पास करने के बाद मैं देहरादून में शिफ्ट हुई तकनीकी शिक्षा के लिए। और यहाँ से मैंने ONGC वुमेन पॉलिटेक्निक, वहाँ से मैंने कुछ कोर्सेज़ किए। उसके साथ साथ मैंने अपनी एजुकेशन को साथ में कंटिन्यू करा। मैंने MA किया हिंदी में, फिर शादी हो गई, साथ साथ MA फिर किया दोबारा से और समाज शास्त्र में, सोशियोलॉजी में मैंने MA किया। और इस तरीके से अपनी टेक्निकल लाइफ, टेक्निकल एजुकेशन, साथ में जो मेरी मेन जो अपनी एजुकेशन थी उसको मैंने कंटिन्यू किया। इसके लिए मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगी आपका कि इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने पिताजी का। हम परिवार में 4 बहनें हैं थीं और उस समय, आज से 40-45 साल पहले, जिस समय की स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था, पर हमारे पिताजी की एक प्रोग्रेसिव सोच थी कि नहीं, बेटियां हैं पर पढ़ी लिखी होनी चाहिए। उन्होंने हम चारों बहनों को MA, AA तक करने के लिए परमिशन दी। सो वो एक चीज़ है जो हमारे साथ पीछे बैकग्राउंड से आती है और वही हमारी एजुकेशन, हमें एजुकेशन क्षेत्र में आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये वाकई में काफ़ी अच्छी बात है कि जहाँ परिवार का सपोर्ट होता है ना, तो वहाँ बच्चे वाकई में कुछ ना कुछ करके दिखा देते हैं और वो दिखता भी है उनकी बातचीत से, उनके व्यवहार से। मैम, जानना चाहेंगे, आप लेखन के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं, बहुत प्यारी आप कविताएं लिखती हैं, भावपूर्ण कविताएं लिखती हैं। ये लिखने की कला आपको कहाँ से मिली और क्या कोई इसके पीछे कोई प्रेरणा आपके जीवन में रही जिसने आपको लिखने के लिए प्रेरित किया? जी, मेरे एक्चुअली जो नाना जी थे वो एक बहुत अच्छे कवि थे। हालांकि वो धार्मिक क्षेत्र में लिखते थे और हम बचपन से उन्हें देखते और सुनते आए थे। तो मैं ऐसा इस समय आकर, जब मैं कविताओं के क्षेत्र में, साहित्य में आगे बढ़ रही हूँ, तो मैं ऐसा मानती हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद ये हमें जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें हमें मिली हैं। और इसके लिए मैं धन्यवाद करूँगी अपने ईश्वर का और परिवार के उन लोगों का कि जिन्होंने हमें वैसा माहौल दिया, पर्यावरण दिया कि हाँ, हम उसमें पले बढ़े और उन चीज़ों को हम आगे अपने साथ ले आ पाए। बिल्कुल मैम, दैट वे कहे तो आप लकी रही काफ़ी, है ना? क्योंकि अगर आपको लिखने का शौक आया तो आपके परिवार ने सपोर्ट किया, पढ़ाई के लिए परिवार ने हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन मैम, अगर हम बात करें, समाज में अभी भी कई जगह पर ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको वाकई में इतना सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन अगर उनके अंदर लिखने की चाह होती है या भाव मन में उमड़ते हैं, है ना, तो वो कैसे अपने भावों को एक आधार दे, क्या करें उसके लिए? मेरा ऐसा मानना है कि कविता जो है वो हृदय से निकली हुई एक ऐसा भाव है कि जिसके लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, वो मन का भाव है। एज एन ऑथर जब मैंने कुछ बुक्स लिखी हुई हैं
जब मैं बुक्स लिखती हूँ या एज एन ऑथर काम करती हूँ तो हमारा सारा काम जो है वो दिमाग का होता है, उसमें भावनाएं नहीं होती हैं। लेकिन जब हम एज अ पोएट काम करते हैं, वो लिखने के लिए मुझे लगता है हमें टॉपिक नहीं चाहिए होता है, वो मन का भाव है। कभी दो उड़ते पक्षियों को देखकर कविता हो गई, कभी पत्थर तोड़ते मजदूर को देखकर कविता का जन्म हुआ। तो ये नेचुरल चीज़ है कि आपके अंदर से वो भाव निकलता है तो वो कविता का रूप ले लेता है। बस इतनी सी बात नहीं, है। उस भाव तो निकलता है, लेकिन कई बार जैसे आप एक आज है ना जानी मानी कवित्री है, साहित्यकार है, बहुत सारे भाव मन में आते हैं महिलाओं के, लेकिन एक राह नहीं मिल पाती, एक बोलते हैं ना कि एक आधार नहीं मिलता। क्या करें उसके लिए? आपने किस तरह से अपनी कविताओं को, अपने लेखन को और सक्रिय किया महिलाओं के लिए? क्या बोलना चाहिए? मेरा ऐसा सोचना है कि ये जो कविताएं मैंने लिखी, एक पुस्तक मेरी विमोचन हुआ उसका, वो कविताएं किसी एक दिन की, एक परिस्थिति की देन नहीं है। मैंने नारी जीवन पर लिखा, अपने संघर्षों पर लिखा, भारत में बदलती हुई व्यवस्थाओं पर लिखा, आज के नौजवान जो पीढ़ी दर पीढ़ी चेंजेस आ रहे हैं उन पर लिखा, पर्यावरण पर लिखा। लिखते गए बिना इस उम्मीद के कि उसे पहचान मिले। एक वक्त होता है जब चीज़ें अपने आप, ईश्वर की दया के बिना तो कुछ होता नहीं है, तो वो एक वक्त आता है जब वो सब चीज़ें प्लेटफॉर्म पर आती हैं, बाहर लोगों के सामने आती हैं। मेरा ऐसा मानना है, कोई कवि इसलिए नहीं लिखता कि उसे प्लेटफॉर्म चाहिए, उसे दुनिया को दिखाना है। वो लिखता है अपने मन की संतुष्टि के लिए, और जब वो लिख लेता है तब एक समय हर कवि के जीवन में ऐसा आता है, मेरा ऐसा मानना है, कि वो अपने आप चीज़ें बाहर आ जाती हैं, और जब वो बाहर आती हैं तो उनकी खूबसूरती और उनका जो एक ऑरा होता है वो बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वो जीवन से निकली हुई चीज़ें होती हैं। बिल्कुल मैम, बात करें आपके प्रोफेशन की, आप शिक्षण के क्षेत्र में काफ़ी वर्षों से सक्रिय रही हैं। तकनीकी शिक्षा और साहित्य बिल्कुल अलग क्षेत्र है। इन दोनों के बीच आपने संतुलन कैसे बनाया? मैं बताना चाहूँगी, मुझे 36 ईयर्स हो गए हैं जॉब में, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम कर रही हूँ। और उस क्षेत्र में काम करते करते पता ही नहीं चला कि कब मेरे अंदर से एक भावुक कवि का जन्म हुआ, कब से कविताएं लिखना शुरू हुई। लिखते लिखते उधर बुक्स, ऑथर एज एन ऑथर चल रही थी, इधर बुक्स चल रही थी और कविताएं चल रही थी, जो कि ऑटोमेटिकली होता गया। शायद इसका श्रेय मुझे लगता है कि वो एजुकेशनल जो हमारा बेस एक अच्छा बना। मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं शुरू से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मैं हमेशा स्टेज पर रही हूँ। तो लेखन करना, ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो, डिबेट हो, कुछ भी हो, वी आर द पीपल हु आर ऑलवेज ऑन दिस साइड। तो हमारी जो वो क्षमताएं थी उनका धीरे धीरे विकास हुआ। एंड बीइंग अ टीचर, बीइंग अ लेक्चरर, बीइंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे काम में आना शुरू हो गई, क्योंकि हम यंग जनरेशन के साथ काम करते हैं, उन्हें हम एडवाइस देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। हम सिर्फ क्लासरूम में किताबें नहीं पढ़ाते हैं, हम बच्चों का जीवन बनाते हैं, और वो हमारी प्रेरणा है। जब हम उन बच्चों को देखते हैं, कई बार बच्चों को देखकर भी बहुत सारी कविताओं का जन्म हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है। वंस हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, हमारा लाइफ मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। आपका मेन सवाल ये है मुझसे कि मैं इन दोनों क्षेत्रों में कैसे संतुलन बना पाती हूँ। उसका श्रेय मैं अपने टाइम मैनेजमेंट को देती हूँ कि मुझे पता है कि मेरी घड़ी जितना चल रही है, मुझे उस हिसाब से काम करना है। और मैंने अपनी लाइफ को अपने हर पीरियड में, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर, मैं कहूँ इन 10 वर्षों में मैंने इस तरीके से काम किया, मैंने हमेशा से टाइम मैनेजमेंट को अपनी लाइफ में एज अ गोल्डन रूल रखा कि समय को बर्बाद नहीं करना है, वरना वो आपको बर्बाद कर देगा। तो हमें समय की कीमत को अपने साथ लेकर चलना है। अगर हम उसे साथ लेकर चलेंगे, हमारी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। वो टाइम मैनेजमेंट, समय का सदुपयोग है ना। वो अगर लाइफ में है तो आप अपनी चीजों को प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। बिल्कुल, डेफिनेटली। मैम, आप बहुत ही प्यारी कविताएं लिखती हैं। हमारे दर्शक जो आपको जानते हैं, जो नहीं भी जानते हैं, तो हम उनके लिए चाहते हैं, आपने जो आपके दिल के बेहद करीब जो कविता है, क्या 2-4 पंक्तियां आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? जी। मैं अपनी ही लिखी हुई एक मेरी कविता है, उसकी मैं 4 लाइनें आपको सुनाती हूँ। इस कविता का शीर्षक है हाँ मैं गलत हूँ। देखिए, आज के टाइम पर कोई मानता नहीं है कि मैं गलत हूँ, पर मैं कह रही हूँ कि मैं गलत हूँ,
और वो कैसे, वो मैं आपको सुनाती हूँ। अगर आत्मा को जगाए रखना गलत है, अगर आत्मा को जगाए रखना गलत है, अगर ज़मीर की सुनना गलत है, अगर दिल की मानना गलत है, तो हाँ मैं गलत हूँ। अगर उम्मीदें रखना गलत है, अगर उम्मीदें रखना गलत है, अगर ज़िंदगी को जीना गलत है, अगर आंसुओं को पीना गलत है, तो हाँ मैं गलत हूँ। अगर उम्मीद का दामन ना छोड़ना गलत है, अगर ज़िंदगी से समझौता करना गलत है, अगर किसी का इंतज़ार करना गलत है, तो हाँ मैं गलत हूँ। तो फिर दुनिया लाख कहे कि मैं गलत हूँ, पर मैं नहीं मानती कि मैं गलत हूँ। दुनिया को रखती हूँ ठोकर पर, न दूंगी जवाब किसी सवाल का। आत्मा रोई है मेरी पर नहीं सोई अभी, तो क्यों मानूं मैं कि मैं गलत हूँ, तो क्यों मानूं मैं कि मैं गलत हूँ। वाह मैम, बहुत खूब, Thank you. बहुत खूब। Thank you. इंद्रजीत जी, आप जो कविताएं लिखती हैं, जी। आपकी कविताओं जो हमने भी पढ़ी हैं, जी। है ना, कुछ एक कविताएं जी। पढ़ी हैं, जी। उन कविताओं में अक्सर जो महिला के जीवन का की जो पीड़ा होती है, संघर्ष होता है, और जो स्वतंत्रता की चाह रखने वाली ऐसे भाव व्यक्त करती हैं आपकी कविताएं। क्या ये अनुभव और ये भाव कहीं आपके जीवन से भी जुड़े हुए हैं? जी हाँ, मैं इसे स्वीकार करने में कहीं कोई मुझे परेशानी नहीं है। हर स्त्री के जीवन में एक यू टर्न होता है, लाइफ का एक ऐसा टर्न होता है 360 आपको घुमा देता है। मेरे जीवन में भी वो समय आया, एक ऐसा समय आया कि लाइफ 360 मूव हो गई। वो एक जीवन का ऐसा पल था जिसे संभालना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने फिर आपसे कहा कि टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान रखा। साथ में जो मेरा ऐसा मानना है, महिला होना अपने आप में गलत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, हम पहले इंसान हैं। एज अ पर्सन आई ट्रीट माई सेल्फ एज अ पर्सन, कि अगर मैं व्यक्ति होने के नाते अपने आप को संभाल लेती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा मनोबल अगर मेरे साथ है, तो वो कोई चीज़ नहीं जो मुझे रोक ले। और वही मैंने जीवन में अपनाया। अपने कठिनतम दौर में मैंने वो 10 किताबें लिखी जो एज एन ऑथर लिखी, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उस वक्त को संभाला मैंने, जो मेरे जीवन का संघर्ष था, कि उस वक्त को संभालने के बाद आज मैं जहाँ हूँ। इसीलिए मेरी कविता, मेरी ये जो बुक है जिसका विमोचन हुआ वर्ड बुक फेयर में, इसका नाम मैंने लिखा आहत से राहत तक। आज मैं राहत तक पहुँची हूँ, उसके लिए शुक्रिया उस मालिक का। लेकिन जो उसने उस वक्त पर परेशानियों का दौर दिया, उन परेशानियों को संभालते हुए अगर मैं एज अ स्त्री, एज अ नारी अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर देती कि ठीक है सरेंडर हो जाओ, समाज तो आपको जीने नहीं देता। एक सिंगल लेडी की, एक सिंगल मदर की जो चुनौतियां होती हैं, वो उनको संभालना बहुत कठिन होता है। बच्चे छोटे थे, कठिनाइयाँ थी आसपास। बताना चाहेंगे, क्योंकि क्या होता है, सक्सेस स्टोरीज तो सभी लोग शेयर करते हैं, जी। लेकिन सफलता तक पहुंचने के पीछे जी है ना कितना परिश्रम है, कितनी अड़चने आती हैं, क्या ऐसे भाव आते हैं जहाँ लगता है कि इंसान टूट जाएगा, लेकिन तब भी वो खुद को संभालता है, तब भी वो सफल होता है। तो आप प्लीज बताएं कि ऐसा क्या के जीवन में ऐसा क्या टर्न आया? मेरे जीवन में ये टर्न आया कि मेरे जो पार्टनर, मेरे हस्बैंड थे, उनकी डेथ हो गई। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, देवर अराउंड 6, आई थिंक एक बच्चा 6 साल का था और एक 8 साल का था, जिनको ये नहीं पता था कि मौत क्या चीज़ होती है, कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। उस कठिनतम दौर में मैंने अपने आप को इस तरीके से संभाला, ये मानते हुए कि जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, उसमें व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, और किसी के जाने से जीवन रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन ईश्वर ने हमें इसलिए नहीं दिया कि आप स्टक हो जाएं। हमें उस जीवन को आगे चलाना है। जीवन एक नदी है, वो रुकेगी, वो ठहरेगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। एक फीमेल होने के नाते, एक महिला होने के नाते, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू बी ट्रू। अच्छा मैम, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन जब ऐसा दौर आता है, आप तो निकल गए हैं, तो आप बता रहे हैं कि है ना कैसे खुद को सकारात्मक रखें, कैसे उससे बाहर आप निकल सकते हैं। लेकिन जब वो मोमेंट आपके सामने होता है, वो क्षण आपके सामने होता है, कई बार आप ठीक है, आप मेंटली स्ट्रांग है, लेकिन इमोशनली कहीं आप
डल हो जाते हैं, तो उस दौरान अपने इमोशंस को, अपने भावों को कैसे नियंत्रित रखें और क्या करें? देखिए, पूरा दिन तो जीवन की भागदौड़ में निकल जाता है। मैंने तकिया एक ऐसा शब्द है जिस पर लोग कम लिखते हैं, मैंने उस पर भी लिखा। एक महिला के जीवन में उस रात के तकिए की क्या कीमत होती है वो वही जानती है। तो वो एक दौर होता है कि जब आपने रात तो गुजार ली तकिए के साथ में, लेकिन सुबह उठकर आपको फिर से सूरज की तरह फिर से खड़ा होना है। आपके जीवन में अनुशासन है, आपको भावनाएं जो हैं वो रात तक रखिए, सुबह उठिए, फिर से तैयारी करिए और सूरज की तरह जो डिसिप्लिन में रहता है आप अपनी घड़ी से चलिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपने सरेंडर कर दिया दुनिया के सामने, तो दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपके उस दौर का फ़ायदा ना उठाए। लेकिन ज़रूरी है कि हम खुद को इमोशनली बैलेंस करें और अपने आप को अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए आगे बढ़ने पर प्रयास करें, तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। वाह मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बातों से, आपके जो भावों से जो एक सकारात्मक वो एनर्जी मिल रही है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी, वाकई में महसूस हो रही है। मैम, बात करते हैं आपकी कविता, जो रिश्तों के घेरे में जो आपकी कविता है, उसमें महिलाओं के भीतर छिपी हुई उड़ान की इच्छा बहुत अच्छे से व्यक्त होती है। आज के इस दौर में आप महिलाओं की स्वतंत्रता को किस रूप में देखती हैं? देखिए, रिश्ते अपनी जगह हैं। हमारी जो इंडियन सोसाइटी है इसमें एक महिला का जीवन रिश्तों के घेरे में ही है। शायद वो कविता का शीर्षक मेरे जीवन से निकला और ये दुनिया की नहीं तो कम से कम भारत की हर नारी पर ये अप्लाई होता है कि वो माँ है, बेटी है, पत्नी है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन जीवन जीने की आस, किस तरीके से वो खुद को आगे ले जाना चाहती है, वो आस उसके दिल में कहीं ना कहीं दबी रहती है। लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं, वो अपना रूप बदल लेती है, वो परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करती है। कभी पिता के साथ रहकर उसने पिता की चीज़ों को समझा, फिर वो पति के साथ सामंजस्य करती है, फिर वो परिवार के साथ करती है, और इन घेरों में रहते रहते वो अपने आप को या तो पूरी तरीके से समर्पित होकर ख़त्म कर देती है, और या वो उन रिश्तों को साथ में लेकर अपनी एक पहचान, सेल्फ लव आज की नारी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आज हम लोग जीवन की आपाधापी में, कठिनाइयों में घिरकर खुद को खो देते हैं, लेकिन खुद को खो देना सॉल्यूशन नहीं है। सेल्फ लव आपने बताया, सेल्फ लव वाकई में बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई लोग इस शब्द को बहुत अलग तरीके से लेते हैं। आप करेक्ट उसमें बताएं कि सेल्फ लव क्या है सही मायने में। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को गलत कह रहे हैं, हम अपनी सीमाएं एक लाइन बना रहे हैं कि इसके अंदर ये अलाउड नहीं है। वो सीमाएं हम खुद तय करते हैं, वो बंधन हमारे हैं, हम चाहें तो बंधनों में रहें, हम चाहें तो उन बंधनों को खोल लें। आकाश आपकी, ज़मीन, आकाश, सब कुछ आपका है जी। एक स्त्री को ये कभी नहीं सोचना है कि मैं क्या करूं, उसके अंदर ईश्वर ने सब कुछ देकर भेजा है। जितना एक महिला को, एक नारी को ईश्वर ने दिया है आत्मबल, आप उसको तोड़ नहीं सकते, आप उसे रोक नहीं सकते। अगर उसने ठान लिया कि मुझे आगे इस रास्ते पर जाना है, ज़िंदगी का कोई रोड़ा, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता। और इसीलिए आज हमारे देश की महिलाएं ऐसे हर पद पर सुशोभित हैं। आप देख सकती हैं, किरण बेदी जी को देख सकती हैं, हमारी राष्ट्रपति इस समय, आप देखिए किन परिस्थितियों से उभर कर वो आज हमारे देश में हैं, और वो हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति हैं, महिला हैं। क्या उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया होगा? हर महिला का जीवन कहीं ना कहीं संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन वो उन संघर्षों को कैसे, सेल्फ लव, आपने बोला सेल्फ लव, जी हाँ, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। खुद के लिए सोचिए, दुनिया, समाज, परिवार, सब के लिए सोचना है, लेकिन कुछ पल तो अपने लिए होने चाहिए, सेल्फ केयर के लिए, अपने मन का काम करने के लिए। अगर हमने कविताएं लिखी या हमने एज एन ऑथर बुक लिखी, मुझे याद है कि जब बच्चे सो जाया करते थे, रात को 2 बजे उठकर अपना लैंप जलाना और अपने काम पर लग जाना। कभी नहीं सोचा कि सुबह 5 बजे फिर उठना है, क्योंकि रोक नहीं सकता कोई। जो आपकी इच्छा है ना, उसके लिए आप कुछ भी करेंगे। फिर उसके लिए नींद, रात, सुबह, जागना, सोना कुछ मैटर नहीं करता। वंस आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो कोई रात, कोई ज़मीन, कोई आसमान आपको रोक नहीं सकता है। बिल्कुल। वाह मैम, बहुत खूब।
मैम बात कर रहे थे आपकी, आप पुस्तक के बारे में बता रही थी, आहत से राहत तक। इस पुस्तक को कई मंचों में बहुत सराहा गया, जी। है ना, इसके बारे में बताएं और इसको लिखने के पीछे की भावना क्या थी? जी ये बताएं। ये जो एक मैंने आपसे बोला, ये एक दिन का, एक साल का या 2 सालों का संग्रह नहीं है। ये स्टार्टिंग से जो मैं लिख रही थी उसे मैं लिख कर सिर्फ डायरी तक ही सीमित रखा अच्छा, हुआ था। संकलन है सारे जी है उसका। जी हाँ जी। इसमें लगभग 40 कविताएं हैं मेरी, और वो कविताएं डिफरेंट चीज़ों पर लिखी हुई हैं। उसका जो बेस है, मेन है, वो है नारी का जीवन, वो किस तरीके से संघर्ष करती है, उसके जो अपनी भावनाएं हैं किसी के प्रति। अगर आप इजाज़त दें, मैं सिर्फ 2 लाइनें अपनी बिल्कुल, उस इरशाद, कविता से भी पढ़ना चाहूँगी कि मैंने देखा है, पत्थर तोड़ते मजदूर को तुमने देखा होगा, पर मैंने उसके बहते हुए पसीने को देखा है। ये नारी जो है वो कुछ भी देख सकती है, ये फ़र्क सिर्फ दृष्टि और दृष्टिकोण का है। आप जो देखेंगे आप अपने भाव से देखेंगे और मैं उसे अपने भाव से देखूंगी। गिरगिट की तरह रंग बदलते लोगों को तुमने देखा होगा, गिरगिट की तरह रंग बदलते लोगों को तुमने देखा होगा, पर मैंने कुछ लोगों के नकाबपोश चेहरों को देखा है। ईश्वर बसता है मंदिर मस्जिद में, शायद तुमने देखा होगा, पर मैंने तो उसे दिलों में बसते हुए देखा है। मेरे बहते हुए आंसुओं को शायद तुमने देखा होगा, मेरे बहते हुए आंसुओं को शायद तुमने देखा होगा, पर तुम्हारे रोते हुए दिल को ए दोस्त सिर्फ मैंने देखा है, सिर्फ मैंने देखा है। कितनी गहरी, कितने गहरे शब्द है ना, कितनी गहरी भावनाएं इसमें हैं। इंद्रजीत जी कहाँ से आते हैं? ठीक है, लाइफ की जर्नी रही है आपकी, बहुत हाईज एंड लोज रहे हैं, जीवन में होता है, उतार चढ़ाव चलता है, लेकिन इतने प्यारे भाव और उनको एक कविता में पिरो देना, एक माला में पिरो देना, ये कैसे संभव हो पाता है? क्योंकि आप एक शिक्षिका भी हैं, कितना समय आपका उस फील्ड में भी जाता होगा। क्या अभी भी यही रूटीन है कि जब मन करे तब उठ के बैठ के लिखने लग जाओ? बिल्कुल, कोई टाइम की सीमा नहीं। अगर रात को 10 बजे मन में भाव आया, उस समय डायरी और पेन उठेगा, 2 बजे आ गया तो 2 बजे उठेगा, उसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है। ऑफिस का काम, चूँकि हम लोग अब रिटायरमेंट एज की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोगों ने काफ़ी काम कर लिया है, तो वो अपना एक फील्ड ऐसा है, जैसे हम लोग कविताएं लिखते हैं, हमें पता है कि उसमें व्याकरण की कोई गलती नहीं होगी जी, वो सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली जाएगा, क्योंकि हम शिक्षा क्षेत्र से हैं, हम एक बिंदी का महत्व समझते हैं, फुल स्टॉप कॉमा का महत्व समझते हैं। लेकिन उसके साथ जब भाव जुड़ते हैं, हमारी लेखनी के साथ जब हमारे भाव जुड़ते हैं, उन भावों को कविता के रूप में प्रस्तुत करना, मेरा ऐसा मानना है, वो हमारा काम नहीं है, वो उस ईश्वर का काम है। वो हमारे शब्दों को कैसे पिरोकर यहाँ ले आता है, ये वही जानता है। जो भाव दे रहा है, इसका श्रेय मैं खुद को नहीं दे सकती हूँ। भाव मन में आते हैं, लेकिन लेखनी जिस तरीके से चलती है, ये उस परमपिता परमेश्वर की कृपा है, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इंद्रजीत जी, आपको आपके कार्यों के लिए, आपके जो आपने साहित्य के क्षेत्र में कार्य किए, इतने अच्छा आपने कविताएं लिखती हैं, इनको बहुत ज़्यादा सराहा गया है। आपको कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मानों से भी आपको नवाजा गया है। इतने सम्मानों से आपको नवाजा गया, उसके बावजूद आपके अंदर एक विनम्रता है, इसका रहस्य क्या है और ये सम्मान आपके लिए क्या मायने रखते हैं? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड है, पिनेकल अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, एंड सो ऑन, बहुत सारे, कलम रत्न अवार्ड है, बहुत सारे पुरस्कार हैं। इसके लिए मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि ईश्वर, अगर मेहनत हम सब करते हैं, जब उसकी रहमत साथ में जुड़ जाती है ना, तो वो दुनिया में निखर कर आदमी आ जाता है। मेहनत सब कर रहे हैं, हमने भी की, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ईश्वर हमारी मेहनत का फल देता है। और आप जानते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, मेहनत करिए, कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखिए। और जब हम फल की इच्छा के बिना काम करते हैं, तो ये ऊपर वाला देखता है और वो उसके लिए हम पर इतनी रहमत करता है कि हम आज आपके सामने बैठे हुए हैं। बिल्कुल 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 मैम, आपकी इन जो आप जो बातें बता रहे हैं, इससे मुझे सुखमनी साहिब की कुछ पंक्तियां हैं, सेवा करत होए नेकामी
तिसको होत परापत स्वामी, है ना। जो आप काम करें उसको आप सेवा समझ के करें। मैं इसे साहित्य की सेवा मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि जिस फील्ड में हूँ, जहाँ हम बच्चों का करियर बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं, वो सेवा है। सेवा का मतलब सिर्फ वो सेवा नहीं है जो दिखती है लोगों को कि हम ये जो मंदिर में या कहीं पर भी करते हैं। वो सेवा हमारे धार्मिक उसका एक पार्ट है, वो जरूरी है, वो जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ जो सेवा हम साहित्य के क्षेत्र में या एजुकेशन के कर रहे हैं, वो हमारा सिर्फ इतना है कि हमारे पास जो है वो हम भावी पीढ़ी को दे सकें, युवा वर्ग को दे सकें, उन बच्चियों को दे सकें जो शायद ऐसे परिवारों से कई बार बच्चे आ जाते हैं जिनके पास जीवन में आगे कोई रूपरेखा नहीं है, क्या करना है। हम उनको करियर गाइडेंस देते हैं, उन्हें समझाते हैं और उन्हें एक पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वो ही हमारी सेवा है। ईश्वर ने हमें ये वो लगाई है हमारी ड्यूटी, हम वो ड्यूटी अपनी कर रहे हैं। बस इतनी जो भी काम करे उसको भाव रखे, सेवा का भाव रखे, तो वो जरूर संपन्न होगा, है ना। मैम, महिला सशक्तिकरण को आप किस रूप में देखती हैं और आपको क्या लगता है, आपके अनुसार एक महिला की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, महिला की ताकत है उसका स्वाभिमान, उसका आत्मबल। उससे कोई समझौता नहीं। आपका स्वाभिमान सबसे ऊपर है। दुनिया आएगी, आपको डराएगी, धमकाएगी, आपके ऊपर बहुत सारी कोशिशें करेगी, आरोपों के घेरे में आपको बांध देगी, लेकिन अगर आपका स्वाभिमान जिंदा है तो आप उसको टैकल कर लेंगे, क्योंकि आपने अपने लिए सीमाएं ऑलरेडी निर्धारित करी हुई हैं कि दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ मी, मुझे ये करना है, आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि एक महिला अपने अंदर, वो किसी भी बैकग्राउंड से आती हो, किसी भी तरीके से हो सकता है उसके जीवन में कठिनाइयाँ हों, कहीं उसके परिवार में संघर्ष हों, जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन अगर आपका आत्मबल साथ है और उसके साथ में स्वाभिमान का एक इनपुट है, एक कनेक्शन है, आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और वही आपकी ताकत बनकर आपको आगे ले जाता है। जी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतनी प्यारी आप बातें बता रहे हैं। मुझे उम्मीद है हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको वाकई बहुत अच्छा लग रहा होगा। समय की कमी है, चलते चलते आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछना चाहेंगे मैम, एक आज की जो युवा पीढ़ी है ना, उसको लेकर उनको क्या संदेश आप देना चाहती हैं? साथ साथ ये भी ज़रूर मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आपने तकनीकी शिक्षा को लेकर काफ़ी सारी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं, तो और जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहती हैं जो युवा पीढ़ी, खासतौर से बेटियाँ, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा ऐसा मानना है कि आज की जो हमारी बेटियाँ हैं, युवा वर्ग है, ये कल का भविष्य है। इन्होंने आगे देश को संभालना है, आगे बढ़ाना है। हम लोग अपने हिस्से का काम कर चुके हैं और वो सभी बच्चियां जो आज एजुकेशन ले रही हैं, वो अपनी एजुकेशन को किसी भी कीमत पर समझौता ना करें, रोकें नहीं। और स्किलफुल अगर आप एजुकेशन लेते हैं, तकनीकी क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं, तो उससे आपको जीवन में आत्मनिर्भर होना आसान हो जाएगा। और एक महिला, एक नारी अगर आत्मनिर्भर है, उसके पास अपने रास्ते हैं ज़िंदगी को ले जाने के लिए आगे। अगर आप आत्मनिर्भर हैं तो फिर आपकी जो शक्ति है, आपका जो स्वाभिमान है, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप परिवार में किसी पर डिपेंडेंट हो गए तो उसमें आपके लिए मुश्किलें ज़्यादा हो जाती हैं। बेहतर है कि आप अपनी एजुकेशन पर, तकनीकी एजुकेशन पर ख़ास तौर पर ध्यान दें। स्किल आप अर्न करें, तकनीकी कोर्स करें, कुछ ऐसा सीखें कि जिससे आप आत्मनिर्भर हो जाएं। ये मैं आज की इन बच्चियों को, इन आने वाली भावी पीढ़ी की बच्चियों को ज़रूर से ये सलाह देना चाहती हूँ। बहुत 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 खूब मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू है ना, आपने अपने अनुभवों को हमसे शेयर करा और हमें इतनी ऊर्जा से हमें भरा, सकारात्मक ऊर्जा से, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर इंद्रजीत कौर अरोड़ा जी ने अपने अनुभवों, विचारों और संवेदनशील शब्दों के माध्यम से आज न केवल महिलाओं की भावनाओं को स्वर दिया, बल्कि उन्हें अपने सपनों को पहचानने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। आपकी बातें ये एहसास कराती हैं कि नारी केवल रिश्तों को निभाने वाली शक्ति नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने वाली चेतना भी है। महिला शक्ति के इस विशेष मंच से पुनः
आपका हार्दिक धन्यवाद। हम कामना करते हैं कि आपकी लेखनी यूं ही समाज को नई सोच और नई ऊर्जा देती रहे। और हमारे सभी दर्शकों से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए, क्योंकि नारी सिर्फ प्रेरणा नहीं, परिवर्तन की पहचान है। इसी संदेश के साथ मैं हिना जोशी आपसे विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमेशा सकारात्मक रहें और अपना ख्याल रखें। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। देखते रहें कार्यक्रम महिला शक्ति, जहां हर महिला की कहानी बनती है प्रेरणा। नमस्कार।